अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो मार्केट में होने वाली वो तमाम न्यूज़ अपडेट्स इन्फॉर्मेशन जो मैंने खुद लर्न की है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको याद होगा मैंने बच्चों का एक गेमिंग चैनल बनाया। आप सबसे कहा कि यार आप भी उसको सब्सक्राइब करें, अपने बच्चों को के साथ वो शेयर करें। तो अभी मैंने एक प्लान किया है कि ये जितने हमारी प्ले टू अर्न गेम्स हैं, जैसे मोबॉक्स है, ऑक्सी इन्फिनिटी है, या इस तरह की हमारी क्रिप्टो मार्केट की जो गेमिंग है, क्यों ना मैं वो गेम्स प्ले करके एक तो आपको एंटरटेनमेंट के लिए वो शेयर करूं, और साथ फन और साथ उसमें अर्निंग का। तो ये कल मैंने एक वीडियो बनाई कि मोबॉक्स की गेम है टोकन मास्टर, कैसे वो आप गेम प्ले कर सकते हैं, कैसे गेम प्ले करके आप अर्निंग कर सकते हैं। आजकल तो खैर मोमोज की प्राइस इतनी नीचे, यानी वो मोमो जो आपको तकरीबन 10 लाख रुपए का मिलता था, जो मोमो एनएफटी यहाँ पे 10 लाख रुपए का मिलता था, आजकल वो कम होके 70-80 हज़ार रुपए तक भी वो मिल रहा है। इतना कम उसकी वैल्यू, क्योंकि ये ओवरऑल जितनी प्ले टू अर्न मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट, वो सारी ऑलमोस्ट 99% क्रैश है। तो बिग अपॉर्चुनिटी है। मेरा मानना यह है कि अगर आपने ये ब्लू चिप गेमिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने तो चूंकि ऑलरेडी मोबॉक्स के अंदर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की थी, तो ऑक्सी इन्फिनिटी में भी की थी, स्टार शार्क में भी की थी। इस तरह की जितनी गेम्स हैं, मैंने सोचा क्यों ना उनकी बजाय इसके कि मैं इल्मे आलम के चैनल पे वीडियोस बनाऊं, क्यों ना ये जो बच्चों का चैनल है उधर मैं ना सिर्फ गेम प्ले करके आपको दिखाऊं, बल्कि उसमें थोड़ा सा गाइड भी करूं कि आप फन कैसे ले सकते हैं, आप उधर से अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो ये मैंने वीडियो अपलोड किया है। इसका लिंक आप मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां भी आपको नजर आ जाएगा, और शायद स्क्रीन पे ऊपर भी आपको नजर आएगा। आपने ये वीडियो वॉच करनी है, अपने बच्चों के साथ भी शेयर करनी है। मेरा ख्याल है 28 मिनट की ये वीडियो है। अगर आप सारी वीडियो वॉच करेंगे तो जितनी गेमिंग स्ट्रेटजीज हैं जिसमें आप मैक्सिमम अपनी अर्निंग को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, वो सारा मैंने इस गेम को प्ले करने के दौरान सारा एक्सप्लेन किया, और साथ साथ मैंने गेम भी प्ले किया है। तो ये आपने वीडियो वॉच करनी है लाजमी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका ये आपको फायदा होगा कि नेक्स्ट मैं जितनी गेमिंग से मुतल्लक वीडियोस बनाऊंगा सारी उसी चैनल पे मैं अपलोड करूंगा, यहाँ नहीं करूंगा अपने इल्मे आलम पे। ठीक है, अब आ जाते हैं। आज आपको पता है मंडे है, और एवरी मंडे मैं बिटकॉइन के ऊपर स्मार्ट डीसीए करता हूँ। और बिटकॉइन की प्राइस इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन 21,900 के करीब ट्रेड हो रही है। अब मैं आपके सामने, मेरे आप में से बहुत से ऐसे लोग जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे साथ मिलके बिटकॉइन के ऊपर स्मार्ट डीसीए कर रहे हैं, ये उनके लिए एक रिमाइंडर होता है। यहाँ पे मैं $100 का बीटीसी बाय कर रहा हूँ, और इसको मैं ट्वीट के जरिए बाकायदा शेयर भी करता हूँ। ये देखें, $100 का मेरा बाय हो गया ऑर्डर, और ये एवरी मंडे मैं पिछले चंद हफ्तों से कर रहा हूँ। इस हवाले से अगर आपने लर्न करना है कि स्मार्ट डीसीए क्या होता है, तो आप यूट्यूब पे लिखें इल्मे आलम स्मार्ट डीसीए, तो पहले उसको सारे को लर्न करें। अगर आप मुझे काफ़ी देर से फॉलो कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है आपको समझ आ चुकी होगी ऑलरेडी। अच्छा जी, कल एक बिग अपॉर्चुनिटी अगेन, ये एक फाइनेंशियल मेरी एडवाइस ना समझिएगा। आप में से बहुत से लोग जो जिनके पास एडा पड़े हुए थे, मेरे पास भी पड़े हुए थे, तो मैंने मिन स्वैप पे उसकी लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी। एडा को, हाफ एडा को मैंने कन्वर्ट किया मिन स्वैप के टोकन पे, और उनकी मैंने लिक्विडिटी प्रोवाइड की। अब वहां से मुझे अर्निंग हो रही थी। मैं फार्मिंग कर रहा था मिन्स टोकन की और साथ एडा की। वो मेरे पास कोई एडा पड़े हुए थे ऑलमोस्ट 800 के करीब। मैं देख रहा था कि मिन स्वैप के ऊपर अगर आप आए तो यहाँ पे, बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मिन स्वैप के टोकन पे अगर आप आए तो मिन स्वैप ऐप पे आए जहां पे आप लोगों ने फॉर्मिंग की थी, तो यहाँ ये ऊपर लॉन्च बाउल आपको नजर आ रहा है। इस पे मैंने क्लिक किया, इसको मैंने स्टडी किया, तो मुझे फील हुआ कि कार्डानो की ब्लॉकचेन के ऊपर एक नई प्ले टू अर्न गेम लॉन्च हो रही है। अभी मैंने उसके व्हाइट पेपर को जाके थोड़ा स्टडी करने की कोशिश की है, लेकिन चूंकि बुलेटिन में टाइम बहुत कम होता है उसको स्टडी करने का, लेकिन इमीडिएटली मैंने रिस्क लिया। मेरे पास जो तकरीबन कुछ 600, मेरे कुछ 700 के करीब मेरे पास एडा टोकन थे, टोटल 800 के करीब थे, लेकिन जो लिक्विड थे उसमें से मैंने 550 एडा टोकन जो है वो मैंने यहाँ पे, ये जो फेस चल रहा है इनका, यूं समझ लें ये एक तरह का लॉन्च पैड है। मिन स्वैप जो कार्डानो के ऊपर लॉन्च होने वाले अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे उनकी ये लॉन्चिंग किया करेंगे। तो ये चूंकि इसका टाइम खत्म होने वाला, 8 घंटे के अंदर अंदर ये इसका फेज जो है वो खत्म हो जाना है। तो मेरे पास जितने पड़े थे उसमें से 550 एडा टोकन को मैंने यहाँ पे, वो ये जो 550 है मैंने अपनी जेब से इन्वेस्ट नहीं किए, क्योंकि मैंने यहीं से अर्न किए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना ये 550 एडा टोकन की मैं यहाँ पे
लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दूं। और आज क्या होगा, ये फेज़ 1 अभी चल रहा है, 2 फेजेस की ये लॉन्चिंग करते हैं। पहले फेज़ में ये डिस्कवरी करते हैं उस प्रोजेक्ट से मुतल्लिक, जो कि आप ये देख रहे हैं 25 जुलाई को पाकिस्तानी टाइम 7 बजे के करीब इसने एंड हो जाना है और उसके बाद नेक्स्ट फेज़ स्टार्ट हो जाना है। फिर जितने एडा जिसने प्रोवाइड किए होंगे यहाँ पे, उसके बदले ये जो गेम है, इस गेम का उनको टोकन मिलेगा, उसकी वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करके मज़ीद फार्मिंग करेंगे। तो ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। अगर आप मिनस्वाप पे मेरे साथ लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं या अगर आपके पास एडा टोकन पड़े हैं, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इस तरह आई डोंट नो, मैं रिस्क इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं पता कि ये गेम जब लॉन्च होगी कितनी देर में लॉन्च होगी, ज़्यादा मुझे डिटेल। हाँ, ये है कि 1-2 दिन तक अच्छी तरह जब कोई मज़ीद इसकी इंफॉर्मेशन आती है तो खुद भी इसको स्टडी करके अगर मज़ीद इसमें इन्वेस्टमेंट करने की गुंजाइश हुई तो मैं आपको लाजमी अपडेट करूँगा। लेकिन इस वक्त इन केस कि अगर ये प्रोजेक्ट डेवलप होता है, मिनस्वाप कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, इसकी पार्टनरशिप जो है, ये जो गेम लॉन्च हो रही है प्ले टू अर्न गेम, इसकी पार्टनरशिप मिनस्वाप के साथ है और एक कार्डानो के ऊपर एनएफटी मार्केट प्लेस है, उन दोनों के साथ इनकी पार्टनरशिप है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वजह से मुझे लगा कि शायद ये प्रोजेक्ट डेवलप हो। ये देखें, आवर पार्टनर्स, मिनस्वाप के साथ इसने प्ले टू अर्न गेम ने पार्टनरशिप किया है और कार्डा हब में किया है। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, आपने इसको समझना, ये कोई पेड कंटेंट नहीं है, मेरी नज़र से गुजरा तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। अगर आप में से किसी का इंटरेस्ट हो तो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं इस वीक के क्रिप्टो मार्केट के आउटलुक की तरफ के। आप जैसे कि मैंने कल आपको बताया कि ये वाला वीक जो है इस पूरे महीने का सबसे ज़्यादा वोलाटाइल आपको हफ्ता नज़र आएगा। वजह क्या है? क्रिप्टो मार्केट के इंटरनल मैं मामलात आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये जो करंट रैली है क्रिप्टो मार्केट की, ये ज़्यादा इथीरियम मर्ज ड्रिवन है। यानी इथीरियम जो अगस्त सितंबर में उसने अपना मर्ज करना है, उस वजह से मार्केट में एक फोमो था कि यार अभी सस्ते टोकन्स हैं, इनको खरीद लो, सस्ते कॉइन्स हैं, इनको खरीद लो, ये ना हो मर्ज के बाद प्राइसेस पंप करे। तो ये जो आपको शॉर्ट रैली नज़र आई पिछले 2 को हफ्तों के, वो उसको आप कह सकते हैं कि वो मर्ज ड्रिवन है। अब वो मर्ज का फोमो, क्या जो ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस या अमेरिका में जो ग्लोबल चेंजेस हो रहे हैं, इकोनॉमिक चेंजेस, क्या मर्ज उनको ओवरथ्रो करेगा? क्या मर्ज का इंपैक्ट उनके इंपैक्ट से ज़्यादा स्ट्रांग होगा? ये तय करेगा कि इस हफ्ते मार्केट ने क्रैश करना है या कि मार्केट रैली करेगी दोबारा। 2-4 चीज़ें अहम हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि 27 तारीख को बुध वाले दिन पाकिस्तान का जो टाइम बनेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। मेरा ख्याल है गालबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कोई रात 8-9 बजे का टाइम बनता है। उस वक्त एफओएमसी की मीटिंग, यानी अमेरिका की फेडरेशन जो है उनकी एक मीटिंग होनी है, फेडरल रिजर्व की। उसमें उन्होंने इंटरेस्ट रेट की बात करनी है। एक तो उसका इम्पैक्ट होगा क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। कुछ जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय ये है कि 78% एक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट रेट अमेरिका बढ़ाएगा 75 बेस पॉइंट्स, जबकि 22% का कहना ये है कि मतलब उनकी राय में 22% चांसेस ऐसे हैं कि फेडरल रिजर्व जो है वो 100 बेस पॉइंट जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। तो ये जो भी होगा उसका प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट होगा, वोलाटिलिटी होगी। दूसरा, इस हफ्ते के अंदर दुनिया की बड़ी बिग टेक कंपनीज की अर्निंग रिपोर्ट्स आनी है। उन्होंने रिपोर्टिंग करनी है कि उनका रेवेन्यू बढ़ा है या कम हुआ है। आज 25 तारीख है, 25 तारीख को आज न्यू माउंट गोल्ड कॉरपोरेशन की आनी है। कल 26 तारीख को माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, कोका कोला, मैकडोनल्ड, इन्होंने अपनी रिपोर्ट शाया करनी है। इसी तरह 27 तारीख को जिस दिन एफओएमसी की मीटिंग होनी है, उस दिन फेसबुक की रिपोर्ट आनी है। फोर्ड जो गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है उसकी आनी है। इस तरह 2-4 कंपनी जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं इनकी। फिर 28 को एप्पल की आनी है, अमेजॉन की आनी है, इंटेल की आनी है, फाइजर की आनी है, इन सारी कंपनीज। इसी तरह 29 को। तो ये जो कंपनीज की रिपोर्ट्स आएंगी, इनकी भी मार्केट में वोलाटिलिटी होती है। ये वोलाटिलिटी खैर इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकती जितनी कि एफओएमसी की होती है, लेकिन हमने देखना यह है आने वाले वक्तों में कि क्या इथीरियम का मर्ज इन तमाम मैक्रो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के ऊपर हावी होता है या नहीं। अगर हावी होता है तो ये रैली इसी तरह कंटिन्यू होगी, मार्केट ऊपर जाएगी। अगर ये रिपोर्ट सारी नेगेटिव आती हैं, एफओएमसी की मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि इंटरेस्ट रेट है वो 100 बेस पॉइंट इंक्रीज करेंगे,
तो फिर मुझे लग रहा है कि ये जो मर्ज रैली है वो आपको शायद डाई होती हुई नजर आए, वक्ती तौर पे फिर मार्केट थोड़ा आपको क्रैश होती हुई नजर आए। अभी आप चार्ट पे देखा है तो चार्ट पे कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। टेक्निकली देखा जाए तो मार्केट ने इस 200 वीकली मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर ट्रेड होना था, अगर रैली को कंटिन्यू करना था। तो आपके सामने है, ना तो बीटीसी इस प्राइस से ऊपर अपने आप को स्टेबल कर पाई है, और दूसरा ये जो 100 डेज मूविंग एवरेज है उसके नीचे भी ये ट्रेड हो रही है, सॉरी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे भी ये ट्रेड हो रही है। तो टेक्निकली देखा जाए तो मार्केट ने तो क्रैश होना है, लेकिन फंडामेंटल्स को उनका भी इम्पैक्ट होता है प्राइसेस के ऊपर। अच्छा जी, कल से पिछले 24 घंटों में जो अगला हॉट टॉपिक डिस्कस हो रहा है क्रिप्टो मार्केट के अंदर वो है वॉयजर और एफटीएक्स का आपस में भिड़ना। आपको मैंने टाइम टू टाइम बताता आ रहा हूँ कि एफटीएक्स के जो सीईओ हैं बैंक्समैन फ्रेड, उनका इंटरेस्ट है कि वो वॉयजर कैपिटल को पे कर लें, उनके जो यूजर्स हैं उनको वो कहें कि आप हमारे एक्सचेंज में आपके अकाउंट ओपन करें और अपने फंड्स को क्लेम कर लें, आपकी मर्जी है, आप उसको विड्रॉ करवाना चाहें विड्रॉ करवा लें, आपकी मर्जी है उसे हमारे एक्सचेंज में कोई डिजिटल एसेट बाय करना चाहें आप कर लें। इस हवाले से वॉयजर ने कल क्लेम किया जी कि जो प्रपोजल हमें बैंक्समैन फ्रीड, अल्माइडा रिसर्च या एफटीएक्स ने हमें प्रपोजल दी है, वो प्रपोजल तो इनके बकौल यानी वॉयजर के बकौल वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। उससे तो जो उनके इन्वेस्टर्स हैं उनको मज़ीद नुकसान होगा। तो उससे मुतल्लक बैंक्समैन फ्रीड ने एक पूरा थ्रेड इशू किया, मैंने सारा स्टडी किया। मोटी मोटी बात आपको बता देता हूँ। वो कहता है जी कि पहली बात तो यह है कि वॉयजर कैपिटल इस वक्त जो बैंकरप्ट हुआ है तो उसके सारे एसेट्स तो मतलब बैंकरप्ट नहीं हुए, सब में तो डिफॉल्ट नहीं ना हुआ है। वो कह रहा है कि लेट्स अज्यूम कि अगर 25% ऐसे फंड्स हैं जो कि थ्री एरोज कैपिटल या और कंपनी से वॉयजर कैपिटल ने लेना है, बाकी जो 75% है ये तो वॉयजर कैपिटल को चाहिए कि जो उनके यूजर्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं, वो 75% तो उनको पे करें। अगर आप थ्री एरोज कैपिटल या इस तरह की दीगर इंस्टीट्यूशंस जिनसे आपने फंड्स अपने लेने हैं वापस, उनके अगेंस्ट लीगल केस करेंगे, तो वो जो दरमियान में लीगल फर्म होगी जो आपका केस लड़ेगी, वो फीस आपसे मंथली पैसे चार्ज करती जाएगी। तो बैंक्समैन फ्रीड ने कहा कि बजाय इसके कि आप लीगल फाइट करें, और लीगल फाइट ये नोबडी नोस कि इसको कितने माह कितने साल लग सकते हैं, क्योंकि जिस आगे बंदों से आपने पैसे लेने हैं वो भी तो आगे बैंकरप्ट हुए हैं ना, तो उनके पास पैसे होंगे तो वो देंगे। तो बैंक्समैन फ्रीड का ये जितना मैंने थ्रेड पढ़ा है इसमें उसने कहा है कि बजाय इसके कि ये 75% को हम वहां पे फ्रीज कर दें और ये जो लीगल फीस पे करनी है उन्हीं के 75% में से यूजर्स के फंड में से वो फीस के अखराजात देते जाएं, तो वो कहता था इस सारी एक्टिविटीज से जो वॉयजर कैपिटल के इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं है, बल्कि उनके फ्रीजिंग फंड्स जो हैं वो मजीद डिप्लीट होते जाएंगे, मजीद कम होते जाएंगे। तो उसकी बजाय वो ये कह रहा था कि हम चाहते हैं कि ये जो 75% आपके पास पड़ा हुआ है ये 75% आप हमें दे दें, हम आपके यूजर्स को डिवाइड कर देते हैं, और साथ साथ आप अपनी लीगल जंग भी आप जारी रखें, अगर उधर से जितना कुछ मिलेगा तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा बोनस होगा। तो ये लंबा एक थ्रेड था, अगर आप कहते हैं तो मैं इसको रीट्वीट कर देता हूँ फॉर योर रीडिंग, आप चाहें तो इसको लर्न कर सकते हैं एक एक ट्वीट इनके पढ़ के। अच्छा, आगे आते हैं जी मार्केट की कुछ न्यूज़ की तरफ। बार्कलेस बरतानिया का के बड़े बैंक्स में उनका नाम शुमार होता है। तो बेयर मार्केट के अंदर आपको पता है कि ये जो बड़े बड़े सरमाएदार इदारे अफराद होते हैं, बेयर मार्केट उनके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। अभी रिसेंटली इन्होंने एक फर्म है क्रिप्टो फर्म कूपर, उनके साथ न्यूज़ है कि उन्होंने 2 बिलियन के स्टेक्स इस कूपर जो क्रिप्टो फर्म है उसमें इन्वेस्ट करने का इरादा किया है। ये एक तरह की मेरा ख्याल है क्रिप्टो मार्केट के लिए बुलिश न्यूज़ है। आगे चलते हैं स्टेबल कॉइन के हवाले से। फ्रैक्स के फाउंडर उनका एक इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने मार्केट में स्टेबल कॉइन के हवाले से अपनी ओपिनियन का इजहार किया। मैंने कुछ स्टडी किया, लर्न किया, मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बताता चलूँ कि फ्रैक्स और जो टेरा का स्टेबल कॉइन था यूएसडी, ये कभी आपस में बाई बाई हुआ करते थे। और मुझे आज भी याद है कि जब टेरा क्रैश नहीं हुआ था तो उस वक्त ये जो कर्व फाइनेंस था वहां पे इन दोनों ने थ्री पूल लिक्विडिटी प्रोवाइड करके जो डाई था उसको डाई करने की कोशिश की थी।
और हर तरीके से डाई के लिए इस तरह का इन्वायरमेंट पैदा करने की कोशिश की कि डाई जो है वो मतलब क्रैश हो जाए, लेकिन वो तो वहीं का वहीं है, गरूर का सर नीचा। जिस बंदे को ढेर करना था वो आज भी वहीं पे स्ट्रांग है, बल्कि उसने रिप्लेस किया है टेरा के यूएसटी को, डाई ने रिप्लेस किया है। तो जिसको डाई करना था वो तो अलाइव है, लेकिन खुद जो डाई करने वाला था वो डाई हो गया, उसका सारा प्रोजेक्ट जो है वो डाई हो गया। ये मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन क्यों शेयर कर रहा हूँ? फ्रैक्स ने कहा कि भाई हमें स्टेबल कॉइन्स को आपस में फाइट करने की बजाय, आपस में कंपटीशन में आने की बजाय हमें आपस में कोलैबोरेशन करनी चाहिए। और इस वक्त मार्केट की सिचुएशन आपको पता है, टॉप 3 स्टेबल कॉइन्स है। यूएसडीटी है नंबर 1, यूएसडीसी है नंबर 2, बीयूएसडी है नंबर 3। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो दीगर स्टेबल कॉइन्स हैं जो एल्गोरिथमिक भी हैं और उन्होंने कोलैटराइज भी फंड्स रखे हुए हैं, उनमें फ्रैक्स भी शामिल है और डाई भी शामिल है। अब ये दोनों जो हैं, डाई और फ्रैक्स, इन दोनों ने अपने रिजर्व में यूएसडीसी रखा हुआ है। मतलब यूएसडीसी एक तरह का बेस स्टेबल कॉइन है और उसके ऊपर छोटी छोटी डिसेंट्रलाइज स्टेबल मार्केट्स डेवलप हो रही हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। मैंने पढ़ा, मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा, मैंने कहा तो थोड़ा सा जो मैंने लर्न किया वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर तो ऐसे होता है तो इसमें क्या होगा, इसका एक तो रिजल्ट ये निकलेगा कि मार्केट में टेथर, जिसको शेडी स्टेबल कॉइन बोला जाता है, जिसके बारे में मुख्तलिफ किस्म की उसकी ट्रांसपेरेंसी के हवाले से क्वेश्चन किए जाते हैं, उसका जो इम्पैक्ट है मार्केट में वो कम से कम होगा। उसका मार्केट में जो स्प्रेड है वो कम से कम होगा, और जितना कम होगा इसका मतलब है रिस्क उतना ज़्यादा मिनिमाइज होता जाएगा। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। लेट्स सी आगे मार्केट जैसे भी कोई डेवलपमेंट होती है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा जी, ये एक लीगल कंपनी है स्कॉट। इन्होंने योगा लैब्स के अगेंस्ट एक लीगल एक्शन लिया है। उनका कहना क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये मैं आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ, अगर तो योगा लैब्स के एनएफटीज आपने बाय किए हैं, बोर्ड एप यार्ड क्लब, म्यूटेंट एप यार्ड क्लब, इसी तरह उनके अदर साइड जितने एनएफटीज प्रोजेक्ट हैं योगा लैब के, वो, या अगर आपने इनका जो टोकन है एप पॉइंट, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो ये न्यूज़ आपसे मुतल्लिक है, क्योंकि मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया है। मैंने इनके एनएफटी भी बाय किए हैं और मैंने इनके जो एप कॉइन है उस पर मैं बॉट ट्रेडिंग भी एक्टिव की हुई है मैंने। तो न्यूज़ क्या है, कहते हैं जी योगा लैब इन्वेस्टर ने गैर मुनासिब तौर पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको राग़िब किया है अपनी प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, जिसमें से एप कॉइन पे उन्होंने तनकीद किया है और बोर्ड एप यार्ड क्लब के हवाले से जो एनएफटी प्रोजेक्ट है उस पे। वो कहते हैं ये जो योगा लैब्स है, इनकी लीडरशिप ने क्या किया कि मार्केट की जो सेलिब्रिटीज थी उनको हायर किया और अपनी जो टोकन्स हैं, अपने जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको पंप करने के लिए सेलिब्रिटीज का सहारा लिया, और ये प्राइसेस उस वक्त तक इनकी पंप करती रही जब तक कि ये सेलिब्रिटीज की प्रमोशन या मार्केटिंग करते रहे। अब चूंकि बेयर मार्केट है, ये मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, तो वो जितना हाइप थी, जितना पंप था, वो सारा क्रैश हो गया। तो इन्वेस्टर जो है वो नुकसान में है। अब वो कम्युनिटी सारी को कॉल कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट योगा लैब इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आर नाउ ज्वाइनिंग टुगेदर। ये जो स्कॉट लीगल फर्म है ये कहती है कि अब जितने योगा लैब इन्वेस्टर्स हैं वो सब इकट्ठे हो रहे हैं प्लेटफॉर्म में। अगर आप लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट की है इनके प्रोजेक्ट्स में तो आप भी हमारे साथ रब्ता करें ताकि हमारी दुकान जो है वो चमके। ये आई डोंट नो, मैंने तो न्यूज़ आपके साथ शेयर कर दी है, इसका नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट मुझे तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई क्लियर इसकी पिक्चर नज़र आएगी तो मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करूंगा। अच्छा जी, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कल उन्होंने एक स्पीच किया। अमेरिका में एक स्पीच थी एरिजोना स्टेट में, सेव अमेरिका के नाम पे। उस स्पीच में डोनाल्ड ट्रंप ने एतराफ़ किया इस बात का कि अमेरिका जिस इकोनॉमिक हालात से गुजर रहा है, ये रिसेशन नहीं है, बल्कि हम आने वाले दिनों में डिप्रेशन के फेज में जा रहे हैं। और इसको उन्होंने कहा कि ये जो फिलहाल आपको सिचुएशन नजर आ रही है ये स्टैगफ्लेशन है। लुक इट अप, इट्स नॉट गुड। स्टैगफ्लेशन क्या होती है? इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन यानी महंगाई और स्टैगफ्लेशन दो मुख्तलिफ चीजें होती हैं। इन्फ्लेशन किस चीज को बोलते हैं? जब आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही हो, लोगों के पास इकोनॉमी ग्रो करने की वजह से पैसे आ रहे हों, क्योंकि जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, लोगों को रोज़गार मिलता है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं। लोगों को जब नौकरियां मिलती हैं, रोज़गार मिलता है, तो लोगों के पास पैसा आता है। जब पैसा आता है
तो मुल्क में डिमांड बढ़ती है। जब डिमांड बढ़ती है तो फिर सप्लाई कम होने की वजह से महंगाई होती है, उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। यानी डिमांड लोगों के पास, जब डिमांड लोगों के पास जब पैसा आता है, प्राइस कोई भी हो, लोग खरीदारी करते हैं। तो जब ये माइंड हो जाए कि भाई प्राइस कुछ भी है, मैंने खरीदारी लाजमी करनी है, तो फिर उस सिचुएशन में इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती है। स्टैगफ्लेशन इसका बिल्कुल उल्टा है। यानी स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि आपकी इकोनॉमी ग्रो भी नहीं करती है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, बेरोजगारी इंतहा की बढ़ती जाती है, जबकि महंगाई फिर भी पीक पे होती है। हालांकि होना तो ये चाहिए, महंगाई का मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो, सोसाइटी में पैसा आता है, लोगों के पास पैसा आता है, वो पैसे का बेदरेक गैर जरूरी इस्तेमाल करते हैं, जिससे डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई कम होने की वजह से महंगाई होती है। स्टैगफ्लेशन उस सिचुएशन को कहते हैं जिसमें इकोनॉमी भी बैठ जाती है, यानी इकोनॉमी ग्रो ही नहीं करती, महंगाई भी ऊपर जाती है, लोगों के पास पैसा भी नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद महंगाई होती है और बेरोजगारी भी जो बढ़ती जाती है। तो ये बिल्कुल उसका उल्टा है। ये वाली सिचुएशन अमेरिका में बकौल 1930 की जो दहाई है, उस दहाई में अमेरिका ने एक्सपीरियंस किया था। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि जो अमेरिकी इकोनॉमिक सिचुएशन है वो स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रही है। अगर ऐसा है तो ये बहुत बुरी न्यूज़ है इन्वेस्टमेंट मार्केट के लिए, क्योंकि बार बार आपको रिपीट करता हूँ कि दुनिया की जितनी इकोनॉमीज है, उन अपनी लोकल इकोनॉमीज के ऊपर 60% इम्पैक्ट तो अमेरिका की इकोनॉमी का होता है। जो अमेरिका में हो रहा होता है, पूरी दुनिया की इकोनॉमीज के ऊपर उनका इम्पैक्ट होता है। तो इस वजह से अगर तो अमेरिका वाकईतन स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रहा है, तो इट्स अ बैड साइन, इट्स अ बैड न्यूज़ फॉर इन्वेस्टमेंट मार्केट्स। लास्ट में जी, मैंने कल से एक सिलसिला स्टार्ट किया था विजडम के हवाले से। आज तो खैर थोड़ा सा मुख्तसर ही है। इसमें ये आप पिक्चर में देखें, एक साइड पे पेरेंट्स अपने बच्चों को आ, एक मैसेज दे रहे हैं। लेफ्ट साइड पे जो आपको नजर आ रहा है, उसमें बाप अपने बच्चे को कह रहा है, बेटा अगर जिंदगी में कामयाब होना है, या इस तरह का ये जो बंदा काम कर रहा है, यानी कूड़ा साफ करने वाला, कूड़ा उठाने वाला, अगर आपने इस तरह नहीं बनना है तो फिर आपको ये काम करना पड़ेगा। ये नेगेटिव सोच है, ये नेगेटिव अप्रोच है। आप बच्चों के अंदर खौफ डाल के, मतलब हम में से बहुत ख़ुसूसन हमारी जो खवातीन है वो इस तरह करती हैं। स्कूलों में बास टीचर इस तरह करते हैं कि टीचर से भाई अगर पढ़ोगे नहीं तो आप बेरोजगार होगे, अगर पढ़ोगे नहीं तो आप झाड़ू दोगे, आप, मतलब इस तरह के, ये दूसरे लफ्जों में जो प्रोफेशन है, जो पेशा है, उससे मुतल्लक आपकी बाइसनेस अप्रोच होना कि भाई ये वाला पेशा जो है वो बड़ा काबिल इज्जत है और ये पेशा जो है काबिल नफरत है, या इस पेशे से हमें बचना चाहिए। काम में कोई आर नहीं, अक्सर आपने ये वर्ड सुना है। तो अगर हम अपने बच्चों को पॉजिटिव वाइब दें, अच्छी पॉजिटिव सोच दें, उनको किसी भी पेशे, किसी भी शोबे की रिस्पेक्ट सिखाएं, जैसे कि ये राइट साइड पे माँ ये मैसेज दे रही है कि पेशा कोई भी हो बेटा, मेहनत में कोई आर नहीं है। तो इससे क्या होगा, एक तो बच्चे, एक तो ये जो प्रोफेशन है उसमें काम करने वाले लोगों को आपके बच्चे इज्जत देंगे, वो लर्न करेंगे कि हमारे घर जो काम करने वाली आंटी आती है, या हमारे घर में कोई माली है, या और हमने कोई लेबर रखी है हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, हमारी दुकान में, हमारी शॉप में, उसमें फ़र्क, उसमें और हमें फ़र्क सिर्फ ये है कि हमारे पास पैसा है, उनके पास फॉर एनी रीज़न उसके पास उतना पैसा नहीं है। और सिर्फ पैसा होने से, या कोई और स्टेटस, फॉर एग्जांपल किसी के पास, जी हम मुसलमान हैं तो वो गैर मुस्लिम, मैंने अक्सर सुना है, मेरे दोस्त हैं, पता नहीं वो मेरी वीडियो वॉच करते हैं, वो उन तक कभी मैंने शेयर तो नहीं किया। मुझे पता चला कि उनके घर में जो काम करने वाली हैं, उनकी वालदा वो उनको बर्तन नहीं धोने देती हैं काम करने वाले, वो कि ये मवाली हैं, यानी गरीब तबका है, इनके हाथों के धुले हुए बर्तन से हमने खाना नहीं खाना। वैसे तो आज आजकल तो हमारे मुआशरे से ये चीज़ बहुत कम हो गई है, लेकिन अभी भी दूर दराज के जो आफ्तादा इलाके हैं, उनके जहन उनके इलाकों की तरह भी छोटे हैं। वो समझते हैं कि किसी का बिलीव क्या है, किसी कोई
उसका रुतबा मतलब उसके पास कितना पैसा है, उसका स्टेटस क्या है, उस हिसाब से उसकी पाकीज़गी तय करते हैं। मेरा ख़्याल है ये बड़ी नैरो और छोटी सोच है। मेरा बिलीव क्या है, मेरा पेशा क्या है, इसका मेरी शख्सियत के मैं कल भी आपके साथ शेयर किया था कि कुदरत के जो कवानीन हैं, वो हमारे इंसानों की बनाई हुई नॉर्मेलिटी के फ्रेमवर्क से मुबर्रा हैं। जिस बंदे के हाथ से आप लोग खाना नहीं खाते हैं कि ये पाकीज़ा नहीं है, उसके हाथ और अपने हाथ पानी के आगे करें, अगर तो आपके दोनों हाथ अल्लाह की उस कुदरती चीज़ से गीले हो जाते हैं और आप में और उसमें क्या फ़र्क है? अपने आप को धूप में खड़ा करें, अगर वही धूप उस बंदे के ऊपर पड़ रही है और वही धूप आपके ऊपर पड़ रही है, तो आप में उसमें क्या फ़र्क है? ये जो जितने फ़र्क हैं, ये हमारे यहाँ पे है। हमने ये झूठी एक फ़ॉल्स सुप अपने आप को सुपीरियर समझने की एक अपनी हमारी एक गलतफ़हमी है। जो आपके घर में काम करने वाला है, जो आपके ऑफ़िस शॉप में काम करने वाला है, उसमें और आप में सिर्फ़ फ़र्क ये है कि आपके पास पैसा है, आपके पास उस पैसे की वजह से रुतबा है, और जिसके पास वो चीज़ नहीं है, शायद उनके पेरेंट्स इस काबिल नहीं थे, या उनकी ज़िंदगी, अपनी सारी ज़िंदगी उन्होंने जितनी मेहनत की, उस वजह से उनकी मेहनत उस तरह उसको रिज़ल्ट नहीं मिला जैसे आपको या आपके घर वालों को मिला। मतलब फ़र्क सिर्फ़ इंसानी गलतियों का है या इंसान किस्मत का है, फेट का कह लें आप। तो इस वजह से किसी की ज़ात को आप कि वो किस शोबे से है, किस पेशे से है, उसके पास कितना पैसा है, ये मेरा ख़्याल है ये सोच। ख़ैर इससे हट के ये मैं बहस मेरी थोड़ी मुख्तलिफ हो गई, लेकिन इसमें मैसेज ये है कि पेशे की रिस्पेक्ट करें। आपके बच्चों में एक तो पॉज़िटिव सोच आएगी, आपके इर्द-गिर्द जिसको भी ये मैसेज दे रहे होंगे। ये हम अक्सर सुनते हैं, मेहनत में कोई हार नहीं है। तो इसका एक मैसेज यही है, दूसरा पॉज़िटिव वाइब यही है कि आपका शोबा कोई भी हो, आप अगर उस शोबे में ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, तो आप उससे कई हज़ार गुना आला दर्जे पे कायम है, जिसमें एक बंदा बड़ी ठाठ-बाठ के साथ एक बड़ी सोशली हाई पोज़ीशन के ऊपर, सोशल स्टेटस हाईएस्ट सोशल स्टेटस के ऊपर है, लेकिन वो बददयानत ख़ाइन है, तो उससे कदरे वो बेहतर है वो जो झाड़ू देने वाला, बड़ी मेहनत के साथ काम करने वाला। तो मतलब उसके आप किरदार को तो करें, उसके पेशे को मेरा ख़्याल है, उसके हवाले से बायसनेस करना दुरुस्त नहीं है। ठीक है? ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।